चलिए आज गहराई से समझते हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही दिलचस्प सीट सरायपाली को। ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की एक कोशिश है कि जमीन पर एक जनादेश कैसे बनता है, कैसे बदलता है। हम आंकड़ों, जमीनी हकीकत और रणनीतिक दावपेंच को परत दर परत खोलेंगे, ये जानने के लिए कि सरायपाली की जनता की नब्ज आखिर क्या कहती है। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे सरायपाली की मिट्टी और उसकी पहचान से, फिर वहां के चुनावी मिजाज और उसके उतार चढ़ाव को देखेंगे। इसके बाद हाल के नतीजों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे, सिस्टम की उन कमजोरियों को उजागर करेंगे जहां से राजनीति पलट सकती है। फिर एक 4 आयामी रणनीति के खाके को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे समझ को शासन में बदला जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जमीन से। किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए पहले उसकी जमीन और समाज की बनावट को समझना जरूरी है, और सरायपाली की पहचान इसी से बनती है। देखिए, सरायपाली छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आता है। ये एक पूरी तरह से ग्रामीण विधानसभा है, और सबसे अहम बात, ये अनुसूचित जाति के लिए एक आरक्षित सीट है। ये एक तख्त है, यहां की सियासत की पूरी दिशा और दशा तय करता है। 2023 के चुनाव में यहां कुल मतदाताओं की संख्या थी 2,05,107। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस आबादी का पैमाना है जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी परेशानियां हैं, और जो अपनी आवाज को, अपने वोट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब बात करते हैं सरायपाली की धड़कन की, मतलब वो कौन से मुद्दे हैं जो वहां के वोटरों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और उन मुद्दों का असर उनके वोट देने के तरीके पर कैसे पड़ता है। चलिए समझते हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी शिकायतें हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। दिन में 6 से 8 घंटे की बिजली कटौती, पानी की जबरदस्त किल्लत, खराब सड़कें, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने में देरी। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिसे लोग हर रोज जीते हैं। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सरायपाली के स्विंग नेचर को बिल्कुल साफ कर देता है। 2003 में बीजेपी जीती, 2008 में कांग्रेस, 2013 में फिर बीजेपी, तो 2018 में फिर कांग्रेस। पैटर्न देखिए, हर चुनाव में सत्ता बदल रही थी। हाँ, 2023 में कांग्रेस ने दोबारा जीतकर इस पैटर्न को तोड़ा है, जो इससे और भी दिलचस्प बनाता है। इससे साफ है कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो काम पर फैसला लेता है। ये चार्ट देखिए, ये उन बड़े उतार चढ़ावों को और भी साफ दिखाता है। कैसे 2013 में बीजेपी का वोट शेयर 55% था, जो 2018 आते आते सीधे 30% पर आ गया, और कांग्रेस 63% के जबरदस्त आंकड़े पर पहुंच गई। इस तरह के बड़े स्विंग दिखाते हैं कि वोटर कितना सजग है। वो काम से खुश होता है तो इनाम देता है, और नाराज होता है तो सबक भी सिखाता है। चलिए अब सबसे ताज़ा चुनाव यानी 2023 के जनादेश को जरा और करीब से देखते हैं। इससे हमें मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को और जीत के मार्जिन को समझने में मदद मिलेगी। ये आंकड़े 2023 की कहानी खुद कहते हैं। कांग्रेस को करीब करीब 60% वोट मिले, जो एक बहुत बड़ी और एक तरफा जीत का इशारा है। बीजेपी लगभग 35% पर रही, और बाकी सब मिलाकर 6% से भी कम। मतलब जनादेश बिल्कुल साफ और निर्णायक था। और जीत का अंतर 41,888 वोट। ये एक बहुत बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये दिखाता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, सरायपाली में मजबूत समर्थन भी हमेशा टिकाऊ नहीं होता। तो ये एक मजबूत लेकिन शायद एक नाजुक जनादेश भी हो सकता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात है, लोगों की भागीदारी। हाल के चुनावों में वोटिंग का औसत 82% से ज्यादा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये उदासीनता नहीं, बल्कि एक बेहद जागरूक वोटर का सबूत है। वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे संविधान की बुनियाद भी इसी सोच पर टिकी है कि हर व्यक्ति की गलिमा महत्वपूर्ण है, और एक नागरिक के तौर पर अपनी बात रखना, सूचित भागीदारी करना एक जिम्मेदारी है। अब वोट शेयर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए उन गहरी दरारों और कमजोरियों को समझने की कोशिश करते हैं जो इस क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता पर असर डालती हैं। ये वो प्रणालीगत मुद्दे हैं जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये विश्लेषण देखिए, ये मौजूदा पार्टी की स्थिति को साफ करता है। एक तरफ ताकत है गांवों में मजबूत पकड़ और सामाजिक कल्याण के काम, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी है पार्टी के अंदर की गुटबाजी और बागी उम्मीदवार। और यही कमजोरी बीजेपी के बढ़ते संगठन और उनके राष्ट्रीय नैरेटिव को पैर जमाने का मौका दे देती है।
और ये लाइन उस कमजोरी की जड़ तक जाती है। टिकट को लेकर हुए विवाद एकता को खत्म कर देते हैं, जिससे विरोधियों को फूट डालने का मौका मिल जाता है। 2030 में सिटिंग विधायक का टिकट कटना और उनका दूसरी पार्टी में चले जाना, ये इसी अंदरूनी कलह का सबसे बड़ा उदाहरण था। ये पार्टी के लिए एक बड़ा सबक है। तो सवाल उठता है कि इतने मुश्किल माहौल में किया क्या जाए। इसके लिए एक 4 आयामी रणनीति का सुझाव दिया गया है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसका मतलब है शासन के 4 चेहरों पर एक साथ काम करना, ताकि जनता के साथ एक मजबूत और स्थायी रिश्ता बन सके। इस रणनीति के 4 स्तंभ हैं। पहला, शासन और कल्याण। दूसरा, खेती किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तीसरा, अनुसूचित जाति और सामाजिक न्याय। और चौथा, राजनीतिक विमर्श और संवाद। ये चारों मिलकर ही एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पहला चेहरा है जो जमीन पर दिखता है, जो महसूस होता है। ये सिर्फ वादों के बारे में नहीं है, ये काम दिखाने के बारे में है। पानी की टंकियां, बेहतर सड़कें, योजनाओं का समय पर लाभ, ये बिजली पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का ठोस समाधान देकर पार्टी को एक एक्शन ओरिएंटेड, मतलब एक काम करने वाली पार्टी की पहचान देता है, जो लोगों का भरोसा जीतती है। दूसरा चेहरा सरायपाली की आत्मा से जुड़ता है, यानी खेती किसानी से। क्योंकि ये एक कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ की पहचान किसान से है। इसलिए सिंचाई के लिए बिजली को एक मुख्य मुद्दा बनाना और विरोधियों को ऐसे शहर केंद्रित लोगों के तौर पर दिखाना जो किसानों का दर्द नहीं समझते, ये एक बहुत ताकतवर रणनीति है। तीसरा चेहरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, है सामाजिक न्याय का। क्योंकि ये एक आरक्षित सीट है, इसलिए दलित वोटों को लक्षित कल्याण योजनाओं के जरिए एकजुट करना सबसे जरूरी है। उम्मीदवार की अपनी अनुसूचित जाति की विरासत को पूरी ईमानदारी से सामने रखना और विश्वास बनाने के लिए समुदाय के बड़े बुजुर्गों और नेताओं से लगातार बात करना इस रणनीति का आधार है। और चौथा चेहरा, वो आज के दौर की लड़ाई है, विचारों और डिजिटल जमीन पर। अपनी कहानी को सिद्धांतों पर आधारित और स्थानीय बनाना, वहीं विरोधियों को मौका परस्त दिखाना और इस संदेश को वायरल रील्स और व्हाट्सएप के जरिए गांव-गांव के हर घर तक पहुंचाना, यही आज की राजनीति का सच है। देखिए, एक अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर तो नहीं रह सकती, उसे जमीन पर उतारने का एक ठोस प्लान भी चाहिए। तो देखते हैं कि इस समझ को एक्शन में कैसे बदला जाए। और आज के डिजिटल दौर में एक्शन का मतलब है विश्वास, और विश्वास का मतलब है नागरिकों की निजता और उनकी सहमति का सम्मान करना। इसलिए कोई भी डिजिटल संवाद लोगों की जिंदगी में दखल देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सूचित करने और जोड़ने के लिए होना चाहिए। तो ये है 90 दिन की एक सीढ़ी। पहले 30 दिन सिर्फ सुनने और सुलह करने के लिए, गांव में जाना, समस्याएं सुनना और पार्टी के अंदर के मनमुटाव को दूर करना। अगले 30 दिन मुद्दों पर आधारित अभियान चलाने के लिए, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और आखिरी 30 दिन जमीनी स्तर पर लोगों को लामबंद करने के लिए। ये सुनने से शुरू होकर एक्शन पर खत्म होने वाला एक सीधा रास्ता है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, सरायपाली जैसे इतने जागरूक और अस्थिर मतदाताओं के बीच एक जनादेश असल में जीता कैसे जाता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उसे बनाए कैसे रखा जाता है। शायद इसका जवाब लगातार लोगों को सुनने में, जमीन पर काम करने में और लोगों के विश्वास को हर एक दिन जीतने में छिपा है। क्योंकि यहां जनादेश एक बार की जीत नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0800 420 41602. Purpose Beyond Politics.